क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार ढेर सारे नोट छापकर देश की गरीबी को क्यों नहीं मिटा देती? बचपन में हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब मशीनें अपनी हैं तो पैसा छापने में क्यों कंजूसी करता है सरकार? लेकिन असल में अपनी मर्जी से अनलिमिटेड नोट छापना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। आज हम समझेंगे कि पैसे छापने के पीछे का असली विज्ञान क्या है और कड़े नियम क्या होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरबीआई नोट कैसे छापता है और महंगाई का इस पूरी प्रक्रिया से क्या सीधा संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आज की वीडियो के हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असली पैसा क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, अर्थात इतिहास पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा नोट छापने से महंगाई नाम की बीमारी कैसे जन्म ले लेती है, अर्थात महंगाई बढ़ जाएगी अगर बहुत ज्यादा पैसे छाप दिए जाएं। इसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के नोट छापने के नियमों और छपाई के खानों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम की जो भारत की अर्थव्यवस्था का रक्षा कवच होती है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का राज क्यों है और असली अमीरी क्या होती है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी के मन में आता है जब भारत सरकार नोट छाप सकती है तो ज्यादा नोट छापकर भारत की गरीबी को क्यों नहीं मिटा देती। तो हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपने कभी ध्यान से सोचा होगा तो वो आपकी जेब में रखा नोट केवल एक कागज का टुकड़ा होता है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पॉकेट में जेब में टुकड़े होते हैं पैसे के, वो एक कागज के टुकड़े होते हैं। उसकी अपनी जो होता है कोई भी कीमत नहीं होती है। अर्थात अगर देखा जाए तो उस कागज के टुकड़े की अपनी कोई कीमत नहीं होती है। उस कागज की कीमत तब बनती है जब आरबीआई गवर्नर उस पर लिखता है, मैं धारक को इतने पैसा अदा करने का वचन देता हूं। अर्थात अगर 15-20 की नोट है तो मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जब ये आरबीआई लिखता है गवर्नर, तभी जो होता है तब इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा सिर्फ एक वजन या भरोसा है जिसके बदले आपको कोई असली सामान या सेवा मिलती है। आप जानते हैं कि जब आप पैसे देंगे किसी को तभी आपको कोई चीज मिलती है। अगर देश में असली सामान अगर देश में असली सामान जैसे अनाज, गाड़ियां, सेवाएं नहीं हो तो उस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं रहेगी। आप सोचो कि आप पैसे लेकर अर्थात नोटों का एक बैग लेकर मार्केट में जाओ और आप जो सामान खरीदना चाहो वो मार्केट में अवेलेबल ना हो। जैसे कि मान लो आप जाते हैं कार खरीदना चाहते हैं, वो कार ही ना अवेलेबल हो। आप एक बाइक खरीदना चाहते हो, मार्केट के अंदर बाइक ही ना हो। आप जो होता है कुछ लग्जरी सामान खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, वो भी अवेलेबल ना हो, तो आपके पैसे की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं। क्योंकि जब आपको पैसे तो हैं आपके पास, लेकिन जब सामान ही नहीं होगा तो पैसे किए क्या जाएंगे। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पैसे तथा सामान दोनों होना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है। इसलिए पैसा खुद संपत्ति नहीं होता है, बल्कि वह देश में मौजूद असली संपत्ति और मेहनत का सिर्फ एक प्रतिनिधि होता है। अर्थात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देश के अंदर सामान उपलब्ध हो। जब सामान उपलब्ध होगा तभी पैसे की कीमत बढ़ती है। अगर सामान होगा नहीं होगा तो पैसे से क्या आप करेंगे। तो इसलिए सामान का होना बहुत ही अर्थात तो अनाज, गाड़ियां, सेवाएं अर्थात होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि पुराने समय में कैसे पैसे का यूज़ किया जाता था। देखो पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे अर्थात उस समय जब नोट वगैरह नहीं होते थे और तब जो होता बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान का लेन-देन किया जाता था। अर्थात पुराने समय में क्या होता था, जब नोट वगैरह नहीं थे तो वहाँ पे मान लो कोई सामान जैसे गाय अगर आप लेना चाहते थे, तो 1 गाय आपको लेना है तो आप 1 बोरी अगर किसी को चावल दे देंगे, 1 बोरी आप गेहूँ दे देंगे तो 1 गाय आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या था, सामान के बदले सामान आपको मिल जाता था।
लेकिन हर जगह अनाज या जानवर लेकर सफ़र करना मुश्किल काफ़ी था, क्योंकि अगर आप मान लिया आपको कुछ लेना है तो आप 1 बोरी लेकर चावल या 1 बोरी लाद कर गेहूँ जाएँगे, तो ये काफ़ी कठिन कठिन हो रहा था। इसलिए इंसानों ने सोने को अपना माध्यम बनाया। क्या गोल्ड को फिर जो है यहाँ पे एक अपना माध्यम बनाया गया। सोना जो था वो लंबे समय तक तो खराब नहीं होता था और पूरी दुनिया में इसकी अहमियत थी। देखो नाज वगैरह वाली जो अनाज वाली चीज़ें थी, वो तो मान लो गेहूँ 1-2 साल में खराब भी हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा जिसको आप देंगे वो प्रॉब्लम में फँस जाता था। लेकिन सोने की अगर बात किया जाए तो सोना बहुत समय तक खराब नहीं होता था और इसकी अहमियत काफ़ी मानी गई। सोना जो है लंबे समय तक खराब ना होता था और अहमियत मानी गई। फिर सरकार ने लोगों का सोना अपने पास सुरक्षित रखकर उसके बदले रसीद देनी शुरू कर दी। पहले क्या था सोना था, सोने से हम डायरेक्ट जो है लेन-देन करते थे, सामान का अदला-बदली करते थे। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया कि सोने को अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। उसके बदले जो है उन्होंने पेपर देना था तो एक रसीद देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो 1 किलो सोना दिया तो उसके बदले में आपको कुछ रसीद देते थे, जिसकी वैल्यू 1 किलो सोने के बराबर होती थी। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो यह रसीद जो आगे चलकर पेपर मनी या कागज़ नोट बन गई और ये जो पहले रसीद दी जा रही थी, यही रसीद जो है आगे चलकर पेपर मनी या कागज़ी नोट बन गई, जो सोने की गारंटी पर आधारित थी। तो आप समझ सकते हैं कि सोने का और पैसे का क्या संबंध है। अर्थात जितना सोना देश में होगा, उतना ही ज़्यादा पैसा होगा। अगर सोना कम है, इसका मतलब पैसा भी देश में कम हो जाएगा। अब मुख्य सवाल पर हम आते हैं, अगर सरकार बहुत सारा पैसा छाप दे तो क्या होगा? इसका सीधा सवाल है कि बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ जाएगी देश के अंदर। अर्थात अगर सरकार अनलिमिटेड नोटें छापेगा तो क्या हो गया? अनलिमिटेड महँगाई बढ़ जाएगी। इसे थोड़ा-सा हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि देश में केवल 100 किताबें हैं। कितनी हैं? केवल देश के अंदर 100 किताबें हैं और अर्थव्यवस्था में कुल 1 लाख रुपए मौजूद हैं और जो 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और केवल यहाँ पे 100 किताबें हैं। अगर सरकार पैसा दोगुना था 2 लाख कर दे, मान लो 1 लाख पहले पैसा था और मार्केट में अब सरकार ने क्या है नोटों को छाप कर जो 2 लाख कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे किताबें हैं वो 100 ही किताबें रहीं तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि जो किताब पहले कम रुपए में मिल रही थी, वही किताब अब दोगुने दामों पे मिलेगी। क्योंकि पैसा ही बढ़ा है, सामान तो बढ़ा नहीं है, सामान तो उतना ही है। तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन सामान सीमित होने के कारण बेचने वाला किताबों की कीमत तुरंत बढ़ा देगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि पहले जो ₹100 मार्केट में थे, अब ₹200 होंगे, लेकिन किताबें तो 100 ही, तो ₹1 किताब जो पहले बिक रही थी, अब वो किताब ₹2 की बिकने लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मोटे तौर पे समझें तो बिना उत्पादन बढ़ाए सिर्फ नोट छापने से देश में चीजें महंगी हो जाती हैं, गरीबी खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी बिल्कुल भी नहीं खत्म होगी। केवल यहाँ पे पैसा छापने से बस महंगाई बढ़ जाएगी। बिन और यहाँ पे बात करें तो ये इस प्रकार से क्या होता है, गरीबी नहीं खत्म होगी और जो होता है यहाँ पे बस महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इतिहास में कुछ देशों ने अपनी मर्जी से अनलिमिटेड नोट छापने की बहुत बड़ी गलती की है। अर्थात कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने नोट छापा उस पे अगर बात करें तो अफ्रीकी देश जो जिम्बाब्वे ने गरीबी दूर करने के लिए धड़ल्ले से नोट छाप दिए। अर्थात उसने सोचा कि हम बहुत सारे नोट छाप दें तो हमारे देश की गरीबी मिट जाएगी, जिससे वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन अर्थात अत्यधिक महंगाई आ गई। वहीं पे हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि वहाँ के लोगों को सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बोरों में भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं। अर्थात अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट लेना है तो उसके लिए आपको बोरों में पैसे भर के ले जाने पड़ेंगे। इतनी ज्यादा महंगाई वहां पे बढ़ गई। यही गलती वेनेजुएला ने भी की, जहां आज लाखों रुपए के नोट की वैल्यू शून्य के बराबर हो चुकी है। इन उदाहरणों से हमें यह साफ समझ में आता है कि बिना संसाधनों के सिर्फ मशीनों से पैसा किसी देश को जो है बर्बाद कर सकता है, उसकी गरीबी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसलिए देश के अंदर पैसा छापना कोई आसान काम नहीं है, पैसा तो कोई भी सरकार छाप सकता है, लेकिन उससे गरीबी और देश की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि भारत में नोट छापने
और सिस्टम सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सारे नोट और सिक्के अकेले आरबीआई नहीं छापता है। हमारे देश में 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्के छापने का जो अधिकार होता है केवल भारत सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय के पास होता है। वहीं पे 1 रुपए को छोड़कर बाकी बड़े नोट चाहे 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का, 200 का, 500 का हो, आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या 10,000 रुपए से बड़ा नोट छापने के लिए आरबीआई को भी जो होता है सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीआई क्या-क्या छापता है, चाहे 10 की नोट हो, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, ये सभी आरबीआई छापता है। वहीं पे वित्त मंत्रालय जो है वो 1 की नोट या फिर सिक्के चाहे 1 का हो सिक्का, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, ये सारे सिक्के जो है वो जो होता है भारत तथा वित्त मंत्रालय छापता है। और अगर आरबीआई चाहे 1,000 से ज्यादा नोट या 1,000 का 10,000 का नोट तो उसके लिए उसे जो है विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं, तो भारतीय करेंसी के इन शानदार नोटों की छपाई देश भर में फैले 4 प्रमुख जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है। पहली प्रेस जो होते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक में उपस्थित है। आप समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र हमारा है, उसके नासिक में एक प्रेस मशीन उपस्थित है। दूसरी जो है मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, जिन्हें भारत सरकार कंट्रोल करती है। और तीसरी प्रेस मशीन जो है कंट्रोल के मैसूर में और चौथी पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। मैसूर और सालबोनी की इन दोनों प्रेस का प्रबंधक खुद आरबीआई के जरिए किया जाता है अर्थात आरबीआई इन दो का कंट्रोल करता है और उन दो का भारत सरकार कंट्रोल करता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसाले हैं जहां सिक्कों की ढलाई का काम होता है। इसके अलावा अदर जो स्थान है वहां पे सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। आरबीआई अपनी मर्जी से जब चाहे नोट नहीं छाप सकता क्योंकि आरबीआई के पास नोट छापने का तो काम है लेकिन जब चाहे अपनी इच्छा से वो नहीं छाप सकता है। इसके लिए उसे एक सख्त नियम का पालन करना पड़ता है। अब कौन सा नियम है? तो इस नियम को जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम था न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहा जाता है जो भारत में 1957 से लागू की गई थी। इसमें क्या होता है कि आरबीआई को अपने पास जो होता है हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो होती है वो सुरक्षित रखनी पड़ती है। कितने की? 200 करोड़ की जो संपत्ति अपने पास ये सुरक्षित रखता है। इस 200 करोड़ के रिजर्व में 115 करोड़ रुपए का शुद्ध सोना और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए अर्थात 200 करोड़ का जो संपत्ति है उसमें 115 करोड़ रुपए का तो सोना शुद्ध सोना होना चाहिए था और होना चाहिए और 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। यह जो है रिजर्व देश की जनता अर्थात यह रिजर्व जो है ये देश की जनता और दुनिया को यह भरोसा दिलाता है कि भारतीय रुपए की बैंकिंग पूरी तरह मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीआई के पास सिस्टम तो है पैसे छापने का लेकिन वो नहीं छाप सकता, उसको भी काफी नियम का जो होता है पालन करना पड़ता है। अब वहीं पे बात करें तो 200 करोड़ का रिजर्व रखने के बाद आरबीआई यह कैसे तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कितने नोट छापे जाएं। भाई उसने अपने पास 200 करोड़ का तो लो पैसे का रिजर्व कर लिया लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि कितनी ज्यादा वो नोटें छापेगा था कितने ज्यादा वो पैसे छापेगा। इसके लिए क्या करता है आरबीआई एक जटिल जो होता है सांख्यिकीय अर्थात स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है कि बाजार में कितना पैसा घूम रहा है। वो सबसे पहले पता करता है कि मार्केट के अंदर इस समय कितना पैसा घूम रहा है। वह यह भी देखता है कि पिछले साल कितने पुराने या फटे नोटों को सिस्टम से हटाकर नष्ट किया गया है। ये चेक करता है कि पुराने समय में अर्थात पिछले समय कितने नोट छापे गए थे, कितने पुराने नोटों को काट पीट कर उनको जो होता है नष्ट किया गया था। और देश की जीडीपी ग्रोथ और लोगों की जरूरतों का अनुमान लगाकर आरबीआई वित्त मंत्रालय से सलाह मशविरा करता है अर्थात इन सभी चीजों पे कार्य करके वो देश से जो होता है जीडीपी वगैरह ग्रोथ को चेक करके सरकार से जो होता है सलाह मशवरी करता है। सरकार की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस को नए नोट छापने का फाइनल ऑर्डर देता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है नोट को छापने के। ऐसा नहीं कि नोट आप आसानी से ऐसे छाप सकते हैं, नोट को छापने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है।
अब देश के अंदर तो हम आरबीआई के भरोसे पर रुपए में लेन-देन कर रहे हैं, लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? देखो देश के अंदर तो आप भारत की जो नोट है उसको ले देकर आप कोई भी व्यापार बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है? अगर हम अमेरिका या रूस से कोई सामान खरीदते हैं, तो वे हमारा रुपया क्यों लेंगे? क्योंकि उनकी अपनी करेंसी होती है, तो वो इसलिए हमारा रुपया तो लेंगे नहीं। तो शुरुआत में दुनिया के देश एक-दूसरे के साथ सीधे सोने में व्यापार करते थे, आज नहीं। इसके पहले जो था देश अपने एक द देश दूसरे देश के साथ में सूधे सीधे-साधे जो होता है सोने में व्यापार करता था। अर्थात तो व्यापार करते थे जो सबकी संपत्ति थी। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान देशों का सारा सोना हथियार खरीदने में खर्च हो गया और अमेरिका के पास दुनिया का 80% सोना जमा हो गया। आप समझो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या विश्व युद्ध चला तो उसमें क्या हुआ देशों का सारा सोना था, हर एक देश हथियार खरीदने में सोने को खत्म कर दिया और उसका 80% सोना जो था वो अमेरिका के पास जमा हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पूरी दिशा बदल दी। क्या दिशा बदल दी? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में यह तय हुआ कि अब इस देश अब जो होता है देश सोने की जगह सीधे अमेरिकी डॉलर में व्यापार करेगा। किसमें करेगा? अब सोने के अंदर व्यापार नहीं होगा, अब जो होता है डॉलर के अंदर व्यापार किया जाएगा। अमेरिका ने वादा किया कि वह डॉलर के बदले दुनिया को तय कीमत पर सोना देगा, जिससे डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का सोने से यह नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया, अर्थात उन्होंने इसका नाता भी तोड़ा, जिसको हम निक्सन शॉक भी कहते हैं। इसके बाद से दुनिया की सभी करेंसी सिर्फ जो होता फिएट मनी अर्थात बिना सोने की बैंकिंग वाली कागज की जो है बन गई। आज डॉलर इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि दुनिया भर के व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी सबसे ज्यादा मांग देखने को मिलती है। तो आज के समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है एक डॉलर जो है वो लगभग 83 रुपए के बराबर होता है। कौन और कैसे तय करता है इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यह पूरी तरह बाजार की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। जो देश बेहतरीन उत्पाद बनाता है और ज्यादा निर्यात करता है, दुनिया को उसकी करेंसी की ज्यादा जरूरत होती है। जब हमारी करेंसी की मांग बढ़ती है, तो रुपया मजबूत होता है और जब हम ज्यादा आयात करते हैं, तो रुपया हमारा कमजोर होता है। समझो कि आप ज्यादा से ज्यादा जब माल को दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट करेंगे, अर्थात एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपकी जो होती है इनकमी अर्थात आप की इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। वहीं पे आप ज़्यादा जब सामान मँगाएँगे तो आपका रुपया जो है कमज़ोर होता जाएगा। तो कुछ देश अपनी करेंसी फिक्स रखते हैं, फिक्स लेकिन भारत डिमांड सप्लाई पर ही चलता है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं, क्या अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर आरबीआई कभी अतिरिक्त नोट छाप सकता है? हाँ, इसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। कोविड जैसी भयानक महामारी या मंदी के दौरान जब लोगों के पास काम नहीं होता है, तो सरकार यह कदम उठा सकती है। अतिरिक्त पैसा छाप कर सरकार लोन या राहत पैकेज के रूप में इसे बाजार में डालती है ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार पैसा एक इंजेक्शन या आईवी ड्रिप की तरह है। इसे जरूरत से ज्यादा लेना या देना जानलेवा आपके लिए हो सकता है। इसलिए आरबीआई इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता है ताकि तरलता जो होता था तो यहाँ पे बढ़ने से भयानक महंगाई ना बढ़े। तो यहाँ पे बात करें तो इस पूरी चर्चा से हमें यह सबसे बड़ा सबक मिलता है कि आरबीआई जो है मिटाने का शॉर्टकट मशीन से नोट छापना नहीं है, अर्थात तो गरीबी जो है नोट मिटाकर जो है गरीबी नहीं मिटाई जा सकती देश की। नोट केवल एक माध्यम होता है, असली संपत्ति देश में बनने वाला सामान, सेवाएं और लोगों की मेहनत होती है। जब देश में संसाधनों का उत्पादन बढ़ेगा तभी करेंसी की असली ताकत बढ़ेगी और महंगाई कंट्रोल में होगी। आरबीआई और भारत सरकार इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए दिन रात एक साइंटिफिक सिस्टम की तरह काम करते रहते हैं। इसलिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एकमात्र रास्ता है
अपनी काबिलियत, निर्यात और उत्पादकता को बढ़ाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।